हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई उतने उतने ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस पढ़ो घर से ऐप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और कैसा है आप सभी का हेल्थ? थोड़ा बता दीजिए ज़रा, ताकि हम भी आपके विषय में थोड़ा डिस्कस कर पाएँ। प्यारे बच्चों, होपफुली जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और गॉड ब्लेस यू फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, और अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि अच्छा हेल्थ ही आपको अच्छी एजुकेशन देने में सहायता कर सकता है। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है आपके क्लास 9 का केमिस्ट्री का पोर्शन है। जो बच्चे आज इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखिए, एक्चुअली जो है आपका जो क्लास 9th और 10th का जो साइंस होता है, यानी कि जो विज्ञान होता है आपका, उसे बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरी होती है आपकी बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को इन तीनों पार्ट को कवर करना होता है, जिसमें कि मैं आप सभी का ये केमिस्ट्री वाला हिस्सा यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज हम परमाणु संरचना नाम की जो चैप्टर है आपकी, इसका हम दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। होपफुली आप इसको अच्छे से समझेंगे और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आखिरकार इस चैप्टर में हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलते हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने यहाँ कवर करा कि इसके इंडेक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने देखा इंडेक्स में हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, परमाणु की कहानी, कितनी नई कितनी पुरानी, क्या परमाणु अविभाज्य है, कैथोड किरणें किसे कहते हैं, गोल्डस्टीन में केनाल किरणें क्या होती हैं, यानी कि एनोड किरणें किसे कहा जाता है। ओके, इसके बारे में हमने यहाँ डिस्कशन करा। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जे जे थॉमसन ने आखिरकार कौन सा परमाणु मॉडल दिया, क्या उस परमाणु मॉडल को आज भी फॉलो किया जाता है, इससे संबंधित भी हम आज भरपूर डिस्कशन करेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखेंगे, साथ ही हम ये देखेंगे कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार कैसे की, किसी गोल्ड प्लेट के ऊपर या सोने के प्लेट के ऊपर। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही हमने पिछले लेक्चर में कैथोड किरणों की बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे, तब हमने वहां पे इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में भी आप सभी को बताया। उसके अलावा देखिए, हम यहाँ कवर करेंगे कि बोरबरी आखिरकार ये एक ही व्यक्ति का नाम है या दो व्यक्तियों का नाम है, और अगर ये दो व्यक्तियों का नाम है तो इनकी योजनाएं कौन कौन सी हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम यहाँ कवर करेंगे समस्थानिक, परमाणु भार और संभारिक के विषय में कि आखिरकार समस्थानिक संभारिक में क्या बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सो आप अपनी कॉपी खोल के रखिएगा प्यारे बच्चों, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सामान्य परिचय में पिछले लेक्चर में मैंने बेसिक बताया था आपको कि परमाणु किसे कहते हैं, मैटर क्या होता है, और आपने ये जाना कि अणु क्या होता है, इन सब के बारे में आपने जाना था। तो परमाणु की संरचना को थोड़े और बारीकी से आज हम समझेंगे और इसे और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। तो फाइनली देखिए, अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो आपको ये चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का या साइंस का, वो चैप्टर जो है पूरे के पूरे रसायन में आपके लिए मील का पत्थर का काम करेगा। मील का पत्थर क्या होता है प्यारे बच्चों? मील का पत्थर वो होता है, यानी कि उससे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये एक आधार बनाएगा। जैसे आपका घर बनता है तो आप न्यू खोदते हो कि नहीं खोदते? बिल्कुल उसी तरीके से ये एक बेस का काम करेगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लें। हम देखते हैं परमाणु क्या होता है। तो एक परमाणु पे क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले परमाणु की संरचना इस तरीके से होती है। इसका एक नाभिक होता है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा। पहले आप रैंडमली सारा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको मतलब उसके बाद जो है आप नोट कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप साथ साथ नोट करते चलो, क्योंकि साथ साथ नोट करोगे तो आपका ध्यान पूरा लिखने में रहेगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। उससे बेटर ये रहेगा कि पहले आप समझ लो, उसके बाद आप लिखिए। लिखते समय आप भगा के भी लिख सकते हो, स्पीड बढ़ा के भी लिख सकते हो वीडियो का। ओके, तो अब यहाँ से देखिए, नाभिक में दो बेसिक चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इस पे मैंने कल भी डिस्कशन करा था। और ये बाह्य जो कक्षक है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट।
जिसे आप हिंदी में कहते हो कक्षक। और इसमें क्या उपस्थित होता है प्यारे बच्चों, इसमें उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है, इसमें कोई आवेश ही नहीं होता न्यूट्रॉन में। तो इस तरीके से एक परमाणु की संरचना होती है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। क्या? जैसे देखिए, आपको ये पता है धनावेश और धनावेश में क्या होता है, तो धनावेश और धनावेश में प्रतिकर्षण होता है। ऋणावेश और ऋणावेश में क्या होता है, ऋणावेश और ऋणावेश में प्रतिकर्षण होता है। अच्छा, तो धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है, तो धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है, इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, यानी ये लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइक रिपेल टू ईच अदर, मतलब कि जिनमें एक जैसे आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जिनमें विपरीत आवेश होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं प्यारे बच्चों। तो यही तो है, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आप देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। कौन सा एग्जांपल? तो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अब ये आपको समस्या आ रही होगी कि सर हम इसे कैसे याद करें कि ऑक्सीजन का 8 होता है। पहले नंबर में आपको बता दूं कि आपको आवर्त सारणी अच्छे से आना चाहिए। आवर्त सारणी जब तक आपको नहीं आएगी, आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी, आप तत्वों को समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी आवर्त सारणी है उसे कैसे भाग में बांटा गया है। तो पहले आपको 2 कॉलम ऐसे नजर आएंगे, उसके बाद आपको इस तरीके से और कॉलम यहाँ पे नजर आते जाएंगे, इस तरीके से। और यहाँ पे 2 अन्य यहाँ पे अलग से कॉलम नजर आएंगे, ये वाले। तो ये जो तत्व हैं, जो ये दोनों ग्रुप में हैं, इसे कहा जाता है एस ब्लॉक के तत्व। इसे कहा जाता है, ये दोनों एस ब्लॉक के हैं, ये दोनों, ये जो है डी ब्लॉक के हैं, ये जो है आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं। ओके, और इसे जो है एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। 2 समूह होता है इसमें। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ तत्वों को याद करना है। इंपॉर्टेंट बात है ये। और ये सभी चीजों को मैं आपको आज बताने वाला हूं परमाणु संरचना वाले जो पोर्शन में आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, उसमें जब हम आवर्त सारणी डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे उन सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो हमने यहाँ पे डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत कवर कर लिया। हमने यहाँ पे देखा कि क्या परमाणु अविभाज्य कण है, बिल्कुल अविभाज्य कण है। हमने यहाँ पे कैथोड किरणों के खोज के बारे में डिस्कशन कर लिया, बिल्कुल कर लिया भाई, कि आखिरकार जे जे थॉमसन ने किया था। कैथोड से निकलने वाली किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं, मैंने आपको लिखवा भी दिया इसका नोट्स। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से आज के लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जे जे थॉमसन ने जब कैथोड किरणों की खोज कर रहे थे उन्होंने, तो उन्होंने कैथोड किरणों की सहायता से इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के E/m का अनुमान लगाया था। यानी कि इलेक्ट्रॉन के E/m मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बीच में अनुपात का अनुमान लगाया था। अच्छा देखिए, एक चीज और यहाँ पे आपको डाउट हो रही होगी, जिसे कहा जाता है द्रव्यमान। ये द्रव्यमान क्या होता है, तो इसमें भी आपको डाउट हो रहा होगा। चलिए मैं बता दूं आपको, द्रव्यमान और भार में अंतर समझा दूं। हालांकि वो फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान के चलो कि आपके पास यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे एक बॉक्स रखी हुई है। इस बॉक्स का वेट जो है इसके नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ये क्या हो गया, इसका वेट। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों भार। तो वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि m इंटू जी, यानी कि द्रव्यमान गुणित गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखोगे, तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल रहा है कि जो वेट होता है उसका वैल्यू होता है मास इनटू ग्रेविटी के बराबर। मास क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण है, इसको हम जी से दर्शाएंगे। और ये क्या है, भार है। तो किसी भी चीज का, अगर मान लो किसी व्यक्ति का वजन अगर 50 है मान लो, इसका मतलब उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखो, गुरुत्वाकर्षण का मान यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं, पता है ना, नहीं तो हम उड़ रहे होते, ये तो पता होगा आपको। तो इसका मान होता है 9.8 होता है, लेकिन उसको अप्रोक्स में 10 मान के चला जाता है।
तो 50 कब आएगा? जब 10 को आप 5 से गुणा करोगे। इसका मतलब द्रव्यमान कितना हो गया? 5 हो गया, और भार कितना हो गया? 50 हो गया। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस द्रव्यमान और भार के बीच में। तो द्रव्यमान आ गया 5 और भार आ गया 50। तो आई थिंक यहां से आपको कुछ कुछ हद तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि मैं यहां बता रहा था आपको कि जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का कैसे प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए, ये अलग अलग दो डायग्राम है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक प्रयोग किया यहाँ पे कि यहाँ पे एक कैथोड रॉड लगा दी, और इस कैथोड रॉड में उसके सामने यहाँ पे गोल्ड डिस्क लगा दिया अलग अलग टाइप का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगा दिया उन्होंने। इलेक्ट्रॉन गन क्या काम करता है, इसमें से ये कैथोड किरणें सीधी निकलेंगी, मतलब यहाँ की कैथोड किरणों की बौछार होगी। इसके मार्ग में उन्होंने दो अलग अलग प्रकार के प्लेटें लगा दी दोस्तों। कैसे प्लेटें लगा दी? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये प्लेटें जो हैं, कौन सी प्लेटें हैं? ये विद्युतीय प्लेटें हैं। कौन सी प्लेटें हैं? विद्युतीय प्लेटें हैं। ये वाली प्लेटें जो है विद्युतीय प्लेटें हैं। और यहाँ पे वाई प्लेटें जो आपको नजर आ रही हैं, ये कौन सी प्लेटें हैं? तो ये चुंबकीय प्लेटें हैं। ओके। और यहाँ पे सामने ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो दिख रहा है आपको, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिदीप्ति पर्दा। प्रतिदीप्ति पर्दा। तो आप इन सबको नोट कर लो, और मैं ये डायग्राम आपको बना के समझाऊंगा कि आखिरकार कैसे होता है। तो एक्चुअली में ये सब प्रोसेस जो आप देख रहे हो ना, वो इसके अंदर होता है। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये इसके अंदर होता है। यहाँ पे कैथोड लगा देते हैं और यहाँ पे वो सारी चीजों को अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम इसका डायग्राम बना के देख लें, क्योंकि आपको कॉपी में बनाना है, तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं बनाने, तो आप बनाओगे कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पे ले लो एक कैथोड, इसके मार्ग पे आप यहाँ पे लगा दो गोल्ड डिस्क, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे आगे जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा दो विद्युतीय प्लेट यहाँ पे लगा देते हैं, या चुंबकीय प्लेट किसी को भी पहले लगा सकते हो। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, पहले विद्युतीय प्लेट लगा देते हैं। विद्युतीय प्लेट में क्या हो गया, इस तरफ ये धनावेशित हो गया और यहाँ पे ऋणावेशित हो गया, इस तरीके से। यहाँ हमने क्या किया, दो विद्युतीय प्लेट लगा दिया। अब कुछ किरणें जो है धन की तरफ मुड़ने लगेंगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर इसके मार्ग में हमने क्या किया, दो चुंबकीय प्लेट भी लगा दिया, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। यहाँ पे हम एस ध्रुव लगा देते हैं, यहाँ पे एन ध्रुव लगा देते हैं। ओके। और इनको जो है प्राप्त करने के लिए, अब ये किरणें यहाँ से फैल गई, यहाँ से फैलने लगे यहाँ पे, और इनको प्राप्त करने के लिए एक पर्दे का इस्तेमाल हमने किया, जिस पर्दे का नाम क्या दिया गया था, प्रतिदीप्ति पर्दा। प्रतिदीप्ति पर्दा, इस पर्दे का नाम रखा गया था। अब ये पूरी की पूरी जो हैं ये कैथोड किरणें इस पर्दे पे फैल जाती हैं दोस्तों, इस तरीके से। और यहाँ से जो है कैथोड किरणें इस पर्दे पे पूरी तरीके से फैल जाती हैं, जिससे जो है यहाँ पे इसका E/m का निर्धारण सर जे थॉमसन ने किया, यानी इलेक्ट्रॉन और इसके द्रव्यमान के बीच में अनुपात इन्होंने कैलकुलेट किया और उसे पूरी दुनिया के सामने रखा। तो आखिरकार इस प्रैक्टिकल को उन्होंने क्यों किया था, ये कैथोड किरणों के बारे में अनुमान लगाने के लिए कि कैथोड किरणें कैसा व्यवहार करती हैं, इसे दिखाने के लिए उन्होंने ये प्रयोग एक जनता के सामने रखा, पब्लिक के सामने रखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैथोड किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो कैथोड किरणों के कुछ कुछ गुण होते हैं, मैं वो आपको बता दूं। पहला गुण तो होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें कैसी होती हैं, ये सीधी रेखा में गमन करेंगी, सीधी रेखा में गमन करेंगे। दूसरा गुण ये होता है कि कैथोड किरणों के मार्ग में अगर आप मान लो कोई पैडल चक्र रख देते हो, ये इस तरीके से, यहां पे इसके मार्ग में आप किसी को रख देते हो कैथोड किरणों के, तो इसके ठीक पीछे में इसके साइज के अनुसार ही हूबहू एक परछाई यहां पे आपको नजर आ जाएगी, जिससे अनुमान लगता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में ही गमन करती हैं। दूसरी बात, यहां पे आपको क्या समझने को मिलेगा कि कैथोड किरणें अगर इस मार्ग से जा रही हैं और इसके मार्ग में अगर आप किसी पैडल चक्र को रख देते हो, तो ये कैथोड किरणें इस पैडल चक्र को क्या करेंगी, गोल गोल घुमा देंगे। इससे हमें पता चलता है कि कैथोड किरणें जो हैं वो पदार्थ कणों से मिलकर के बनी होती हैं, यानी कैथोड किरणों का खुद का कोई भार होता है जिसकी वजह से ये पैडल चक्र को घुमा रही हैं गोल गोल। तो आई थिंक कुछ बातें आपको पता चल गई होंगी। और कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं, इसलिए धनावेशित कणों की ओर आकर्षित होती हैं, ये भी हमें पता चल गया। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखिए, गोल्डस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक ने कैनॉल कीड़ों की खोज कर डाली। अब कैनॉल कीड़े क्या होती हैं? कैनॉल कीड़ों को ही हम एनोड कीड़े के नाम से जानते हैं। जहां एक और कैथोड कीड़ों की खोज हुई थी, वहीं गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने 1886 में धनावेशित कीड़ों की खोज की, जिन्हें उन्होंने एनोड कीड़े या कैनॉल कीड़ों का नाम दिया। इनके प्रयोगों से स्पष्ट हुआ कि एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर के बनी हैं, जो उनकी प्रकृति जो है ट्यूब में जैसी गैस भरी होगी उस पे निर्धारित होगी। अगर ट्यूब में, देखिए यहाँ पे ट्यूब में जैसी भी गैस भरी होगी उस गैस की प्रकृति पर ये जो किरणें निकलेंगी इस पे निर्धारित करेगी। हाइड्रोजन गैस भरा था तो ये कैथोड से किरणें निकलने लगी थी, आपको पता ही होगा। और अभी जो है इन्होंने कोई और गैस भरी होगी, जिसकी वजह से इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे अब ये जो है एनोड से किरणें निकल रही हैं। अब यहाँ पे कैसा होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। आप इसको नोट डाउन कर चाहें तो कर सकते हैं। आप इसमें सेम चीज लिखिएगा जैसे कि आपने कैथोड किरणों की खोज में लिखा था। सर्वप्रथम हम एक विसर्जन नली लेते हैं जिसे आप डिस्चार्ज ट्यूब कहते हो। इसके दोनों किनारों पर हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक ओर कैथोड और दूसरी ओर एनोड। दोनों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं जहां हमने 10,000 से लेकर के 15,000 तक का वोल्टेज इस पे आरोपित किया हुआ है। साथ ही इसके वायुमंडलीय दाब को 10 का घात ऋण 2 एटम तक कम कर देते हैं। जैसे ही इसके अंदर वैक्यूम पंप की सहायता से कोई गैस भेजी जाती है, वैसे ही थोड़े टाइम के बाद यहाँ देखा जाता है कि एनोड से कुछ कीड़े निकल रही हैं। और चूंकि ये एनोड से निकलने वाली कीड़े कैथोड की ओर जा रही थी, इसलिए ये अनुमान लगाया गया ये एनोड से निकलने वाली कीड़े किस ओर जा रही थी प्यारे बच्चों? ये कैथोड से निकल एनोड से निकलने वाली कीड़े जा रही थी कैथोड की ओर। तो इसलिए ये अनुमान लगाया गया कि क्योंकि कैथोड तो नेगेटिव होती है, यानी कि ये तो ऋणात्मक कणों से मिलकर के बनी हुई है, और एनोड से निकलने वाली किरणें ऋणात्मक कणों की ओर जा रही हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होंगी, और जिसे हम क्या कहेंगे? एनोड कीड़े। तो उन्होंने कहा एनोड से निकलने वाली, कैथोड से निकलने वाली कीड़ों को कैथोड कीड़े कहा, तो हम एनोड से निकलने वाली कीड़ों को एनोड कीड़े कहेंगे। ओके। और ये कीड़े जिन कणों से मिलकर के बनी होंगी उसे हम प्रोटॉन कहेंगे। तो इस तरीके से प्रोटॉन की खोज भी हो गई प्यारे बच्चों। तो आई थिंक आपको ये प्रोटॉन की खोज भी समझ में आ गई होगी कि कैसे आखिरकार प्रोटॉन की खोज आपको देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए, तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा होपफुली। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि सर्वप्रथम हम एक विसर्जन नली लेंगे, विसर्जन नली में एक और कैथोड लगाएंगे एक और एनोड लगाएंगे, दोनों को इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ेंगे और यहाँ 10,000 से 15,000 तक का वोल्टेज लगाएंगे। अंदर का वायुमंडलीय दाब 10 का घात 2 एटम तक कम करेंगे। वैसे ही एनोड से कुछ किरणें निकलने लगेंगी जो कैथोड की ओर जा रही होंगी। तो ये अनुमान लगाया जाएगा कि कैथोड किरणें तो ऋणावेशित कणों से बनी हैं, तो एनोड से निकलने वाली किरणें पक्का धनावेशित होंगी, जिसके वजह से वो ऋणावेशित की ओर आकर्षित हो रही हैं। तो इस तरीके से कहा गया ये एनोड किरणें होंगी जो एनोड से किरणें निकल रही हैं, और वे सभी धनावेशित किरणें होंगी जिसे बाद में कहा गया कि इन किरणों को हम प्रोटॉन कहेंगे। और इसके लिए भी इसका आवेश डिसाइड किया गया जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बिल्कुल बराबर था। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम आवेश इसमें भी डिसाइड किया गया। ये धनात्मक था और इलेक्ट्रॉन वाला ऋणात्मक था। ये बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ओके। उसके बाद देखिए, परमाणु के मॉडल के संबंध में कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रही थी। तो उसी बीच में सर जे जे थॉमसन ने अपना भी एक परमाणु मॉडल पेश कर दिया, जिसे कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल। तो 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूँ, एक्चुअली मुझे प्यास लग रही है। तो आप भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हो, मैं अभी आता हूँ।
होपफुली आप भी आ चुके होंगे पानी पीकर। तो देखिए, बीच बीच में क्या है ना, थोड़ा सा ड्रिंक लेते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, वरना डिहाइड्रेशन हो सकता है आपको। आप इतनी मेहनत कर रहे हो पढ़ने के लिए, ये साथ में कुछ खाने के लिए रखे रहिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो देखिए, थॉमसन ने भी अपना एक मॉडल दिया। क्या दिया? कौन सा मॉडल दिया? इस मॉडल को कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल। उसके अनुसार से, यानी प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार से, परमाणु में धनावेश का बादल सा रहता है। परमाणु में कैसा रहता है दोस्तों? धनावेश का बादल सा रहता है। वह ऋणावेशित कण इसमें यहाँ वहाँ धंसे होते हैं। इसने ये कहा, थॉमसन ने, कि परमाणु में ऋणावेशित धनावेश का बादल सा रहता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ धनावेश का पूरा बादल सा नजर आ रहा है आपको। ओके, और यहाँ पे ऋणावेशित कण इधर उधर धंसे हुए नजर आते हैं। और इसी को लोगों ने क्या अनुमान लगाया कि थॉमसन का परमाणु मॉडल ठीक उसी तरीके से होता है जैसे किसी तरबूज में बीज गूथे होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन थॉमसन के परमाणु मॉडल में गूथे हुए नजर आते हैं। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने ये कहा कि जिस प्रकार किसी तरबूज में बीज गुथे हुए होते हैं, वैसे ही थॉमसन के परमाणु मॉडल में या प्लम पुडिंग मॉडल में इलेक्ट्रॉन गुथे हुए नजर आते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर जे थॉमसन का मॉडल हमें क्या बता रहा था। ओके, बस इतना सा इंफॉर्मेशन है। अब उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड का परमाणुवाद का सिद्धांत क्या कहता है? उन्होंने अल्फा कणों पर प्रकीर्णन यानी अल्फा कणों की बौछार के लिए कैसा प्रैक्टिकल किया और उससे क्या अनुमान लगाया। तो चलिए देखते हैं। रदरफोर्ड व उनके कुछ स्टूडेंट द्वारा स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की गई, जहां अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर माना गया। वैसे होता है, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के परमाणु भार के बराबर होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, इसका भार होता है 4। तो अल्फा कणों का भी सेम माना गया, यानी परमाणु भार 4 माना गया इसको। अब यहां पे देखिए, इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड व उनके विद्यार्थियों द्वारा स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की गई, जहां अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम परमाणु के बराबर होता है। थॉमसन के अनुसार सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है। थॉमसन के अनुसार, थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें यह कहा था कि परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है। इसलिए उन्हें अपेक्षा थी कि अल्फा कण थोड़े विचलित होकर निकल जाएंगे। किन्हें अपेक्षा थी? रदरफोर्ड को अपेक्षा थी, थॉमसन के मॉडल की सहायता से। क्योंकि थॉमसन ने यह कह दिया था कि इसके चारों ओर, थॉमसन के अनुसार सोने की अगर प्लेट को आप देखोगे तो उसके प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान, यानी सोने का अगर इतना बड़ा प्लेट है तो ये छोटे छोटे परमाणु कणों से मिलकर बना होगा। ये छोटे छोटे परमाणु कणों से मिलकर के बना होगा, तो प्रत्येक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह पे समान रूप से फैला रहता है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि यार प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान तो हर जगह समान रूप से, अगर मैं अल्फा कणों की बौछार करूंगा तो ये अल्फा कण इधर उधर से छिटक छिटक के ये निकल जाएंगे, जैसे तैसे करके विचलित होकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनका अनुमान गलत हो गया। कैसे? इन्होंने पाया कुछ और ही। क्या पाया प्यारे बच्चों? तो चलिए देख लेते हैं क्या पाया। चलिए मैं यहां पे बता देता हूं आपको खाली जगह पे। देखिए, इन्होंने पाया, सबसे पहले इन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हम इसे। ओके, सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पत्र लिया। स्वर्ण पत्र में इन्होंने क्या पाया? स्वर्ण पत्र में इन्होंने देखा कि ये जो स्वर्ण पत्र यानी सोने का एक प्लेट है, अल्फा कणों की जब इन्होंने बौछार की, अल्फा कणों की जब इसमें इन्होंने बौछार की तो कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो सीधे सीधे निकल गए। मतलब इससे क्या समझ में आया उनको? अल्फा कण कुछ सीधे निकल गए तो वो तो हैरान ही हो गए, बोलिए सीधा कैसे निकल गया? थॉमसन ने तो बोला था कि इसका द्रव्यमान हर जगह पे समान रूप से फैला हुआ होगा। फैला होगा कि नहीं होगा? फैला होगा। लेकिन ये सीधा निकल गया, इसका मतलब इसका द्रव्यमान हर जगह पे समान नहीं है, हर जगह पे अलग अलग है। उसके बाद इन्होंने कुछ अल्फा कणों को भेजा तो इन्होंने देखा कि वो अल्फा कण विक्षेपित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? विक्षेपित हो रहे हैं, किसी और दिशा में भाग रहे हैं। मतलब उन्होंने अनुमान लगाया यहाँ कुछ तो ऐसा चीज होगा। जब उसको ठीक बीचों बीच उन्होंने अल्फा कणों को भेजने की कोशिश करी तो वो अल्फा कण गए और जिस रास्ते से गए थे उसी मार्ग से वापस लौट के आ गए।
तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अल्फा कण तो हीलियम परमाणु के भार के बराबर होता है। ये कण जो है एक और गुण दर्शाता है, उस गुण को कहा जाता है धनावेशित गुण। ओके, इनमें धनावेश होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके केंद्र भाग से वापस लौट रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज जरूर है जो कि अपनी धनावेशित के गुण को प्रदर्शित कर रही है। कौन से गुण को प्रदर्शित कर रही? धनावेशित गुण को। और इस तरीके से रदरफोर्ड ने कहा कि ये केंद्र का जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? नाभिक कहेंगे। क्या कहेंगे? नाभिक, यानी कि न्यूक्ली कहेंगे। ये फाइनली रदरफोर्ड ने बोल दिया। और ये न्यूक्ली पर धनावेश के कण मौजूद हैं, इसका भी उन्होंने अनुमान लगा लिया। तो फाइनली ये बात सिद्ध हो गई। ये है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब आइए इसको मैं डिटेल डायग्राम से समझा दूं आपको कि कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यहाँ पे रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार करने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो अच्छी तरीके से, आपको क्लियरली नजर आ रही होगी कि इन्होंने अल्फा कणों की जब बौछार करी तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए इस तरीके से। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो रहे हैं, कुछ सीधे निकल जा रहे हैं इस तरीके से, और कुछ जो है जो केंद्र की ओर फेंका गया वो जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग में वापस लौट करके आ जाते हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि सेंटर का कोई भाग है जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, और इसके किनारों पर कुछ कुछ भागों पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गूंथे हुए जरूर होंगे, लेकिन सभी जगहों पे समान रूप से वितरित नहीं होंगे। ऐसा इन्होंने अनुमान लगा लिया। अब इनके मॉडल में इनको कुछ कुछ निष्कर्ष यहाँ पे प्राप्त हुआ। इन्होंने क्या क्या पाया, आइए उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा थोड़ी सी कर लें। इन्होंने क्या क्या पाया प्यारे बच्चों? इन्होंने पाया सबसे पहले कि अधिकांश अल्फा कण जो है सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण मार्ग से विक्षेपित हो रहे थे, और बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में कोई एक ही अल्फा कण ऐसा होगा जो केंद्र में जाकर उसी मार्ग से वापस लौट आया हो। सबसे पहले क्या पाया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण मार्ग से विक्षेपित हो गए, 20,000 में से केवल एक अल्फा कण ऐसा होगा जो केंद्र की ओर जब फेंका गया तो वो उसी मार्ग से लौट करके वापस आ गया। तो इनको ये सब चीजें अनुमान लगी। तो इस तरीके से हमारा ये रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। होपफुली आप रदरफोर्ड के मॉडल को भी अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। उसके बाद बारी आती है नील्स बोर की, यानी कि बोर भरी योजना की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हमारा यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक बच गया? बहुत कम टॉपिक यहाँ पे हमारे पास बच जाते हैं नील्स बोर के मॉडल के बाद से। तो बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों इसे, बिल्कुल। ओके, तो नील्स बोर ने क्या कहा था, ये पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें इसके बारे में। ओके, अगर हमारे पास समय होगा तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, और नहीं होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव ऑन करेंगे। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होता है इसके बारे में उन्होंने बताया। तो सबसे पहले देखिए, जो नील्स बोर थे, ये नील्स बोर हैं, सह है ये। नील्स बोर ने अपने सहयोगी, मतलब उनके फ्रेंड का नाम था बरी। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ये तो पता चल गया। नील्स बोर ने अपने सहयोगी बरी के साथ मिलकर प्रश्नों से जूझते हुए इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझाने का प्रयास किया, कैसे इलेक्ट्रॉन वितरित होंगे, जिसे बाद में जाकर के बोर बरी योजना के नाम से जाना गया। अब बोर बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बोर बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और उन कक्षाओं को के, एल, एम, एन इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये देखिए इनके मॉडल का एक स्ट्रक्चर है जो आपके बुक में ये देखने को मिलता है। ये इसका नाभिक हो गया, ये तो पता है आपको। ये इनकी पहली कक्षा हो गई, इसे नाम दिया गया है, ये कक्षा के है, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू 1 होगी। ओके, एन क्या होती है? एन को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसे आप अगले कक्षा में पढ़ोगे। फिर उसके बाद दूसरा आता है आपका कक्षा एल, फिर तीसरा आता है कक्षा एम, और चौथा आता है कक्षा एन। तो यानी कि यहाँ पे पहला कोष, इसे आप कोष भी कह सकते हो, कक्षा भी कह सकते हो। ओके, तो ये जो पहला कोष है ये के कोष है। के कोष मतलब यहाँ पे पहला वाला जो नाभिक के एकदम पास में है। तो मैं आपको यहाँ इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होंगे, जो कक्षा है वहाँ इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं, आपको पता भी है इसके बारे में।
तो नाभिक के जो पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो हैं उसकी एनर्जी उतनी हाई नहीं होती, इसीलिए ये नाभिक से आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। और नाभिक के पास वाले जो कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित हो सकते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षाओं में भरते जाते हैं, जैसे मान लो के में भरा, फिर एल में गया, फिर एम में गया, फिर एन में गया, कैसे भरे जाएंगे इसको हम डिस्कशन करेंगे जरूर। लेकिन पहले आप इसको समझ लो कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि उच्च ऊर्जा स्तर, ये सभी ऊर्जा स्तर हैं, जैसे मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये वाला E4 है, ये सभी ऊर्जा स्तर के रूप में है। तो सबसे अधिक ऊर्जा स्तर किसकी होगी? सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होगी E4 की, फिर उसके बाद E3 की, फिर उसके बाद E2 की और उसके बाद E1 की। तो E4 की ऊर्जा स्तर अधिक होगी, तो यहां से मान लो उच्च ऊर्जा स्तर से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कूद करके निचली ऊर्जा स्तर में आता है तो यहां से वो जो है विकिरण उत्पन्न करता है कई प्रकार के। क्या उत्पन्न करता है? विकिरण उत्पन्न करता है। और जिनके वजह से हमें उस पदार्थ की कलर समझ में आती है कि वो कौन से कलर का है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निचली ऊर्जा स्तर में आएंगे तभी उसमें से कुछ कुछ विकिरणें यहाँ से बाहर निकलती हैं सभी दिशाओं की ओर, और जिससे हमें यह अनुमान लगता है कि ये कौन से कलर का है, क्योंकि वो हमें उसी कलर में नजर आती हैं। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है, यानी कि प्रकाश का यहाँ से उत्सर्जन होता है प्यारे बच्चों। प्रकाश का क्या होता है? उत्सर्जन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक का टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हमारा टाइम का लिमिट हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और डिटेल से समझेंगे इसके बारे में। और आपको मैं अगले लेक्चर में सिखा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे परमाणु में भरा जाता है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।